हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक विमीय सूत्र पूरा कंप्लीट देखेंगे। साथ में यहाँ पर बच्चों इसका जो फार्मूला है वो कैसे निकल कर आता है इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं कह दूं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या है, बस इतने में कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन भाई साहब इतने में कहानी खत्म हम नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी वास्तविकता को समझाएंगे कि किस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हैं। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट समय दीजिएगा बच्चों। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा। वैसे विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या? एक काल्पनिक वक्र है जहां से एकांक धनावेश गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखा आपने पढ़ा है, एक काल्पनिक वक्र है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? एक काल्पनिक वक्र है जहां से एकांक धन आवेश गमन कर सकता है, वो विद्युत क्षेत्र रेखा है। लेकिन किसी पृष्ठ से मान लीजिए बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होती हैं, तो उस पृष्ठ से जितनी लंबवत रेखाएं जाएंगी, देखिएगा बात को समझिएगा कि जितनी लंबवत रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा की बात कर रहा हूं, उसी को विद्युत बल रेखा के नाम से भी जानते हैं, कि पृष्ठ से जितनी भी लंबवत रेखाएं जाएंगी, पृष्ठ से जितनी लंबवत रेखाएं जाएंगी उसकी टोटल जो संख्या है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा पृष्ठ लेता हूं, ये मेरा पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है बच्चों, ठीक है। अब यदि मैं पृष्ठ को यहां पे रखूं और इसके लंबवत की बात करूं तो ये लंबवत है। तो यदि लंबवत है तो जितने भी लंबवत रेखाएं इस पृष्ठ से जाएंगी, मान लीजिए बहुत सारी रेखाएं हैं, इस पृष्ठ से लंबवत जितने भी रेखाएं जाएंगी उसकी टोटल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इस पृष्ठ से थोड़ा सा टेढ़ा रेखा हो जाएगा तो फिर इसकी हम मान्यता नहीं देंगे। ऐसा रेखा हो जाएगा तो मान्यता नहीं देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो मान्यता उसकी नहीं होगी। फिर इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे, क्योंकि ये टेढ़ा है तो इसमें भी दो घटक है, द्विविमीय हो जाता है। एक आपका लंबवत घटक होगा और एक क्षैतिज घटक होगा, तो फिर हम उस लंबवत घटक को लेंगे। तो यहां पे समझना है, ठीक है, कि मान लीजिए हमारे एक पृष्ठ है और पृष्ठ से यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो लंबवत कितनी जा रही हैं, सिर्फ लंबवत की बात करता हूं। बहुत सारी रेखाएं अभी टिका हुआ है, मतलब लंबवत ही है, तभी यहां पर टिका हुआ है। हम कई सारी रेखाएं टिका देते हैं। ये देखो, ये सारी की सारी रेखाएं हैं। अब थोड़ा सा कैमरा के, मोबाइल के कैमरा में थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा होगा, बाकी ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। एकदम लंबवत खड़ी है भाई साहब। ये कैमरा के कारण थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का कैमरा एक किनारे पर होता है, समझ रहे हैं ना। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पृष्ठ से जैसे विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है। मान लीजिए कोई आवेश है, कहीं से प्रबल विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, विद्युत स्रोत है। अब उसके सामने हमने एक पृष्ठ रख दिया। जैसे मैं मान के चलता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार चलती हैं, कुछ इस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है। अब इसके सामने हमने पृष्ठ रखा, लंबवत पृष्ठ रखा। अब यदि सीधे पार हो गए लंबवत, तो उनकी जितनी भी संख्याएं हैं वो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगी। लेकिन यदि इसके टेढ़ा हो गया बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, तो फिर उसको हम वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो चीजें क्लियर हुआ। तो वैद्युत फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है यहां पे समझिएगा। जैसे मैं एक पृष्ठ बनाता हूं, एक प्रश्न, छोटा सा पृष्ठ बनाता हूं, एक पृष्ठ, आप लोग थोड़ा समझिएगा, एक पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ का भी एक निश्चित क्षेत्र सदिश होता है। इस पृष्ठ के लंबवत हम क्षेत्र सदिश की बात करें तो इस तरीके से खींच दिए तो इसका क्षेत्र सदिश ये बताता है, मतलब इसकी दिशा बताता है। जितना भी एरिया होगा उसका भी एक वेक्टर होता है, उसका भी एक दिशा होता है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया इसका जो दिशा है वो आप यहां पर डेल्टा एस कर दो। तो हर एक फील्ड का जितना भी क्षेत्र होगा उसका भी एक एरिया वेक्टर होता है, कि इसकी दिशा इस प्रकार होती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ की, भाई इसकी दिशा इधर है, मतलब ये जो पृष्ठ है इससे लंबवत है, ध्यान रखिएगा लंबवत है। अब 3D में ऐसे ही दिखेगा ना, वो तो काल्पनिक रूप से है तो ऐसे ही दिखेगा। तो यहां पर ये जो पृष्ठ था, हमने कहा ए बी सी और डी, ये जो हमने ABCD पृष्ठ लिया है, इसके लंबवत एक सदिश यहां पर है जो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत निकल रही हैं, कई सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए यहां से आई, ये चली गई, ठीक है, यहां से आई, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं चली गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, कई सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसकी दिशा भी क्या है, इस एरिया वेक्टर के ही अनुदिश है।
तो तब इस कंडीशन में कितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है उनकी टोटल संख्या, इसको हम दर्शाते हैं बच्चों फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसकी टोटल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। अब ये टोटल संख्या कहां से आएगा कि कितनी ज्यादा तीव्रता है, ये भी तो डिपेंड करता है, और कितने एरिया से जा रहा है, कितनी ज्यादा तीव्रता है और कितने एरिया से जा रहा है। मैं कहता हूं टोटल डेलेस से जा रहा है, एरिया टोटल डेलेस है पूरा, तो इस एरिया से जा रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल ई इंटू डेलेस। कुछ समझ में आया आपको कि ये कहां से फार्मूला जनरेट कर दिया हमने। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की बात कर रहा हूं, उनकी टोटल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। लेकिन ये हम कैसे डिनोट करेंगे कि टोटल संख्या कितनी है, तो ऐसे डिनोट होगा कि कितनी तीव्रता है और कितने एरिया से जा रहा है। जैसे मान के चलता हूं कि एक मतलब सकरा आपका दरवाजा है, तो 2 व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन वहीं पे चौड़ा दरवाजा होता तो 3 व्यक्ति निकल जाते। वहीं पे चौड़ा गेट हो जाता तो वहां पे 5 व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। तो डिपेंड तो एरिया पर भी करेगा ना, एरिया पर करेगा कि नहीं, आप ही बताओ। पतला पाइप है, पानी धीरे धीरे चलेगा, मोटा पाइप है और ज्यादा पानी चल सकता है, 5 हार्स का पावर है और ज्यादा पानी, 10 हार्स को हो जाएगा और ज्यादा पानी। वही कंडीशन है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, इस किसी गेट से निकालना है, सकला रास्ता है, तो फिर एक आदमी निकलेगा, थोड़ा और चौड़ा हो गया 2 आदमी भी निकल सकता है। तो एरिया पर डिपेंड करता है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी एरिया में से जा रहा है, तो उस एरिया पर भी डिपेंड करता है कि कितने एरिया में से होकर जा रहा है। जितना ज्यादा एरिया होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी अधिक होगी, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो गई तो आपका वैद्युत फ्लक्स अधिक हो गया। समझ में आया बच्चों, 2 चीज हो गई। तो यह कंडीशन था एक डायग्राम के आधार पर। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बना दें, थोड़ा समझिएगा, चीजें यहां पे कंफ्यूज करने वाली ज्यादा है, और हम कंफ्यूजन में ही तो सारांश लाने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक एरिया, सेम एरिया बनाते हैं थोड़ा सा, ये हमने एक एरिया बना दिया। अब यहां पे ये कह रहा कि भैया इसका क्षेत्र सदिश इसी दिशा में है, ठीक है, क्षेत्र सदिश इसकी इस दिशा में है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस बार सीधे, कुछ तो मान लीजिए सीधे जा रही हैं, लेकिन कुछ टेढ़ा हो गई। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से चली गई, लो, अब क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से चली गई, तो यहां पर थीटा कोण बना दे। अब थोड़ा सा लोचा है ना कि लंबवत ना जा करके टेढ़ा हो गया। और हमको काउंट किसको करना है, केवल हम लंबवत को ही काउंट कर सकते हैं। तो अब जो ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है, इसमें भी 2 घटक हैं। एक तो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है जिस टेढ़ा कर दिया, और एक आपका क्षैतिज घटक है जो इस पृष्ठ के लंबवत है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसके भी 2 घटक हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। इसके भी 2 घटक हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पृष्ठ था, पृष्ठ की लंबवत दिशा ये है, पृष्ठ की लंबवत दिशा ये है, ये डेल एस, एरिया वेक्टर बताता है ना, और एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है। एरिया वेक्टर जो हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है, तो ये एरिया वेक्टर है डेल एस, ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत ना होकर के थीटा कोण बनाते हुए निकल गए। भाई इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, तो इसके ही समांतर होनी चाहिए। तो यहां पर इसके समांतर ना होकर, मतलब इस एरिया वेक्टर के समांतर ना होकर, पृष्ठ के लंबवत ना होकर के थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब इस स्थिति में हमें तो केवल और केवल इसी के दिशा में जो जाएगा उसी को काउंट करना है, क्योंकि परिभाषा ही है कि केवल और केवल जो भी लंबवत रेखाएं होंगी उनकी ही टोटल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो भाई अभी ये टेढ़ा हो गया तो लंबवत है ही नहीं है, तो इसको हम 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं। जैसे यहां पे कोण थीटा हो गया तो सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और ये आधार हो जाती है, तो आधार को हमेशा हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई cos थीटा हो जाएगा, और ये लंब होता है वो आपका ई sin थीटा हो जाता है। तो हमको ऊर्ध्वाधर से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बार जो हमारा तीव्रता हुआ, तो ये तीव्रता 2 भागों में वियोजित हुआ, एक आपका आधार और एक आपका लंब। तो ये आधार इसी को क्यों लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पृष्ठ है इससे लंबवत जो तीव्रता होगी उसी को हम ले सकते हैं, क्योंकि लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इस स्थिति में जो फाई ई का मान होगा बच्चों, वो हो जाएगा ई इंटू कॉस थीटा
और आपका डेल एस हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं ई डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ई डॉट डेल एस हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी कहां से निकल कर आता है वो चीज भी हम आपको समझा रहे हैं। ये अलग है बच्चों, और ई इंटू डेल एस ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा है। तो ये थोड़ा बहुत समझना है। ये दो डायग्राम इसीलिए बनाया गया है कि यहां पर जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है वो कितनी तीव्रता है और कितने एरिया से जा रहा है उसके मल्टीपल के बराबर है। समझ रहे ना? तो ये डायरेक्ट आपका फाई ई निकल कर आ गया ई डेल एस। ठीक है, लेकिन जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत न होकर थोड़ा सा थीटा कोण बनाइए, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर ये बताता है कि ये पृष्ठ का लंबवत दिशा इधर है, तो इधर ही हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होनी चाहिए। एरिया वेक्टर क्या बताता है कि ये पृष्ठ का लंबवत दिशा है, पृष्ठ है ये, इसका लंबवत दिशा है, तो इधर ही आपका विद्युत क्षेत्र रेखा होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके समांतर, मतलब इस एरिया वेक्टर के समांतर न होकर थीटा कोण बना दिया। भैया जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा एरिया वेक्टर के समांतर होगा तभी तो इसके लंबवत होगा। सही है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि ये पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ये ऐसा लंबवत है, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखा इसी के समांतर होनी चाहिए ना, तब ना पृष्ठ की लंबवत होगा। फिर समझिएगा, ये हमारा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर लंबवत है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एरिया वेक्टर के समांतर होना चाहिए और पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। लेकिन ये इसके समांतर नहीं ना, इसके लंबवत है। तब इसको हम दो घटकों में बांट दिए। ये दो घटकों में बांटे हमने कि भाई ये ऐसा, एक ऐसा, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, तो ये वाला पृष्ठ के लंबवत वाला भाग कहलाएगा। तो इसको हम काउंट कर लेंगे, इसको हम काउंट कर लेंगे। तो टोटल जो आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, एक आपका ई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीव्रता पर निर्भर करता है और कितने एरिया से जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई डेल एस कॉस थीटा हो जाता है। इसको हम सदिश रूप में भी निरूपित कर सकते हैं बच्चों। बाकी कोण आप इसकी ये कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन की कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर लेना कि मान लीजिए अल्प की बात करता हूं, तो ये अल्प के लिए डेल फाई ई की बात करता हूं कि अल्प है इसलिए, तो ये तीव्रता पर डिपेंड करता है बच्चों और कितने एरिया से जाता है। लेकिन कंडीशन ये कहा गया कि मान लीजिए कुछ कोण बनाते हुए जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो डेल फाई ई इक्वल हो जाता है, ई की जगह ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। सही है कि नहीं? और आपका हो जाएगा ये डेल एस ही है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, डेल फाई ई। ये डेल का मतलब ये हो जाता है कि अल्प की बात की जा रही है, एक छोटे से क्षेत्र की बात की जा रही है। अब आपने पढ़ा होगा कि ए डॉट बी बराबर, 11th में पढ़ा आपने, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। जब इसे सदिश फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो बच्चों, सदिश फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डेल फाई ई सदिश फॉर्म में, ई क्योंकि ये आपका ए का मान है, ये बी का मान है, डॉट बी मतलब डेल एस, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इससे आप कंडीशन निकाल सकते हो। कंडीशन का मतलब जब मान के चलते हैं कि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 0 डिग्री हो। थीटा का मान कितना डिग्री बच्चों, 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री होगा तो जब यहां पे हम मान रखेंगे तो डेल फाई ई डेल एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान आ गया ई डेल एस, यानी अधिकतम मान आया। ये अधिकतम मान है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम मान है। लेकिन कब, जब ये बोला गया कि कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। किसके किसके बीच कोण 0 डिग्री हो, ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा और एरिया वेक्टर के बीच कोण 0 डिग्री हो। और कोण तभी 0 हो सकता है जब ये एक दूसरे के समांतर हो, जैसे यहां पर। तो अधिकतम जब वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, तो अधिकतम वैद्युत फ्लक्स कब होता है बच्चों, जब इन दोनों के बीच कोण 0 डिग्री हो, यानी इसके और इसके बीच समांतर है। क्योंकि आपका विद्युत क्षेत्र रेखा भी लंबवत है पृष्ठ से
और ये जो डेल एस है ये एरिया वेक्टर भी लंबवत हैं। जब दोनों लंबवत हैं इससे तो आपस में समांतर होंगे, तो इनके बीच जो कोण है वो 0 डिग्री है यदि, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। वहीं पे दूसरा कंडीशन, जब हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं थीटा बराबर बच्चों आपका 90 डिग्री, तो आप ही बताओ डेल फाई ई का मान कितना हो जाएगा, होता है ई डेल एस कॉस 90, कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0, खत्म कहानी। यानी ये लंबवत यदि हो जाएगा, एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाएगा, ई का मान एरिया वेक्टर के लंबवत, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत बिल्कुल नहीं होंगे। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ई जो है यहाँ पे ये लंबवत हो जाए तो ये पृष्ठ से थोड़ी ना समांतर होगा। समझ रहे हैं ना भाई साहब, थोड़ा समझिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ई और डेल एस एक दूसरे के समांतर हैं, कोण इनके बीच 0 डिग्री है, मतलब दोनों के दोनों लंबवत हैं, तब वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। लेकिन यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाए, एरिया के नहीं एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं यदि आपसे ऐसा समझाऊं कि मान के चलता हूं ये मेरा पृष्ठ है और ये क्षेत्र सदिश है और क्षेत्र सदिश के लंबवत हो जाए ऐसा, तो अब बताओ इसके लंबवत हो रहा है लेकिन इसके लंबवत तो नहीं हो रहा है। इसके लंबवत नहीं हो रहा तो फिर इसकी वैल्यू हम विद्युत क्षेत्र रेखा में वैद्युत फ्लक्स के लिए कहां करेंगे, तो इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। इसी को लोग कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कब शून्य होगा। ये आपका एरिया है, इसका ये एरिया वेक्टर है, एरिया इसका एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर के लंबवत ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया, तब तो भाई साहब इसके लंबवत ये कहाँ है बताओ ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके लंबवत होना चाहिए ना पृष्ठ की। जब पृष्ठ की लंबवत नहीं है ये, तो फिर इसकी गणना कैसे कर सकते हैं। उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। ठीक, चीजें कहानी खत्म। मैं सोचा हूं कि किसी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए, एक पॉइंट भी बच्चों। अब इसका मात्रक निकालना है, फटाफट मात्रक निकालते हैं, यूं ही 2 मिनट में मात्रक निकालेंगे। चूंकि आपने पढ़ा आपकी डेल फाई ई इक्वल होता है, डेल फाई ई इक्वल होता है आपका ई इंटू डेल एस होता है। ठीक है, अब यदि ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और ये क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चीजें क्लियर बच्चों, इसका ये मात्रक हो गया, लिख लिए, नोट कर लिए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका यदि हम बात करें कि एसआई पद्धति में मात्रक वैद्युत फ्लक्स का, तो वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, तो एक मात्रक ये भी है। अब विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र देखो बच्चों, विमीय सूत्र की बात करेंगे तो ई इंटू डेल एस। थोड़ा सा एक और यहां पर सुधार कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब आप बताओ बल का विमीय सूत्र बता सकते हो। बल का होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण का होता है वेग बटा समय, तो आपको हो जाएगा L टिक पावर -2। ये किसका हो गया, बल का। ठीक है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया। और डेल एस मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर। और भाई ये आपका आवेश है, आवेश का होता है धारा गुणित समय, धारा मतलब एम्पियर और समय ये होगी। ठीक बच्चों, तो कितना हो जाएगा, m है तो m रहने दो, L 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। T एक और ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि -2 है, नीचे से ऊपर जाता है तो -3 हो जाएगा, 1 पावर -1 हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका विमीय सूत्र निकल कर आ गया। तो विमीय सूत्र भी निकाल दिया ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों बारीकी से समझाने की कोशिश किया हूं, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, भले ही समय लग जाए, लेकिन कोशिश यही रहता है कि किसी प्रकार से डाउट ना रह जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।